नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से MKIT एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि चैनल पे आने वाली कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम एक हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। दोस्तों, कल हमने जहाँ देखा था CPU तक हार्डवेयर के पार्ट पढ़ रहे थे, जिनमें हमने कल CPU कंप्लीट कर लिया था, और आज हमारा हार्डवेयर का सेकंड पार्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, जिनमें से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, और कौन से आउटपुट और इनपुट डिवाइसेज दोनों में आती है। जैसे कीबोर्ड, माउस, टचपैड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्टाइलस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, डिजिटल कैमरा, डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट, बायोमेट्रिक, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, BCR बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, QR क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। और जो डिवाइसेज आउट और इनपुट दोनों में गिनी जाती है वो है मोडेम, जो इंटरनेट के काम में आता है, फैक्स मशीन, टच स्क्रीन, स्टोरेज मीडिया जैसे वो CD, पेन ड्राइव वगैरह हो गया, या मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी है, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड। फिर आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस में आती है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। तो दोस्तों, ये जो सभी मोस्टली जो इनपुट एंड आउटपुट और इनपुट एंड आउटपुट जो कॉमन डिवाइसेज है, ये उन सब है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारी इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज जिनका हिंदी में कहा जाता है, इनको आगम्य आद्य, मतलब जिनसे डेटा को इनपुट किया जाता है अर्थात डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसका उपयोग एक यूजर द्वारा कंप्यूटर में प्रदान किए गए डेटा एवं निर्देशों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अर्थात यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर किस काम में लेता है। इनपुट डिवाइसेज का कंप्यूटर जो हम यूजर होता है, अर्थात जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, इनके हमारे द्वारा जो भी या कंप्यूटर को डेटा या निर्देश या जो भी कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जाता है, उस निर्देश या हमारे द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसको प्राप्त करने के लिए इनपुट डिवाइसेज हार्डवेयर का यूज किया जाता है। इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा प्राप्त प्रदान किए गए डेटा को मशीन के समझने योग्य बनाने का कार्य करती है तथा इस प्रक्रिया को एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग कहने का मतलब यह है कि हम जो कंप्यूटर में डेटा देते हैं या जो भी इनपुट प्रदान करते हैं वो किस में देते हैं, जो हमारे मानव के समझने योग्य डेटा हम कंप्यूटर में प्रदान करते हैं। परंतु कंप्यूटर जो हमारा मानव के समझने योग्य डेटा, उसको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं समझता और उसको कंप्यूटर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। तो कंप्यूटर इसको क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा किस में चाहिए, कंप्यूटर को डेटा चाहिए बाइनरी डिजिट में। बाइनरी डिजिट जैसे 0 और 1 में कंप्यूटर को डेटा चाहिए। अब हम तो 0 और 1 में डेटा दे नहीं सकते, तो हम किस में देते हैं, जो हमारे मानव के समझने योग्य जो डेटा होता है वो कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। अब जैसे ही हम हमारा जो मानव के समझने योग्य डेटा कंप्यूटर को प्रदान करते हैं, तो कंप्यूटर में जो भी जितनी भी इनपुट डिवाइसेज लगी होती है वो उस डेटा को सबसे पहले क्या करती है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। हमने जो भी टाइप किया कंप्यूटर को, ये जो इनपुट डिवाइसेज है वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करती है, तथा 0 और 1 कन्वर्ट कंप्यूटर के समझने योग्य लैंग्वेज तथा कंप्यूटर उनको इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, तथा यह जो प्रक्रिया है इसको एनकोडिंग कहा जाता है। अर्थात हम जो भी कंप्यूटर कोडिंग कहते हैं, कंप्यूटर उसको एनकोड करके फिर उसको इनपुट के रूप में लेता है। अब इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहली डिवाइस है कीबोर्ड। यह कंप्यूटर की सबसे प्रचलित, अर्थात जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर की सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस है, जो मुख्यतः टेक्स्ट एंट्री हेतु काम में लिया जाता है। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जो कीबोर्ड है वो हमारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है, और उसका उपयोग है जो टेक्स्ट एंट्री अर्थात जो लिखने के योग्य जो काम है उसको काम में लेने के लिए, लिखने योग्य जो भी डेटा उसको एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। कीबोर्ड है वो क्रिस्टोफर शॉल द्वारा डिजाइन किया गया था, जो डिजाइन बाई क्रिस्टोफर शॉल्स। एक कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से लेकर 108 तक कीज होती है, परंतु सबसे प्रचलित जो
लेटेस्ट जो डिफ़ॉल्ट या स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती है, और बल्कि जो हमारा जो लगभग नॉर्मल हमारा जो सामान्य कीबोर्ड आता है उसमें 101 से लेकर 108 तक कीज तक होती है। और जो वर्तमान में हमारे जो कीबोर्ड चल रहे हैं उनमें 108 से भी अधिक कीबोर्ड चली जाती है। और जो वर्तमान में जो कीबोर्ड चलते हैं उनको मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी कहा जाता है, जिसमें प्ले वगैरह, पॉज वगैरह, नेक्स्ट, प्रीव्यूज वगैरह सारे बटन अलग अलग दिए हुए होते हैं। एक मानक कीबोर्ड है, उसका लेआउट जो होता है वो क्यूटी देव होता है। अर्थात क्यू का मतलब क्या है, जो हमारा कीबोर्ड है उसमें जो सबसे ऊपर वाली कीज होती है वो क्या होती है, QWERTY तो होती है, वो जो हमारे कीबोर्ड का क्या है, लेआउट है। जबकि ASDFGHJKL कीबोर्ड की प्राथमिक कीज कहा जाता है। मतलब हमारा जो कीबोर्ड है, जो मोबाइल का कीबोर्ड हो गया या कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, जिसमें जो बीचले वाली रो होती है उसमें आप हमेशा गौर करके देख लेना, ASDFGHLJKL ही लिखा हुआ होता है, और ये याद भी रखना है। अगर कल को एग्जाम में कोई प्रश्न दे दे और इनमें से तीन इनमें से दे दे, एक अलग दे दे, आप उनमें से आप अपन को बोल दें इनमें से विषम छांटे या निम्न में से कौन सी प्राथमिक की नहीं है, तो इससे बचने के लिए हमें ये ध्यान में रहना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारे कीबोर्ड में जो कीज अवेलेबल होती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अल्फ़ा कीज का मतलब है जो इंग्लिश वर्ड को टाइप करने के लिए जो कीज होती है वो कौन कौन सी, हम ए से लेके जेड तक जो हमारे कीबोर्ड में कीज होती है वो 26 कीज, उनको अल्फ़ा कीज कहा जाता है। फिर आती है न्यूमेरिक कीज, 0 से लेके 9 तक 10 न्यूमेरिक की होती है। फिर आती है फंक्शन की, F1 से लेके F12 तक जो कीज होती है उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है, तथा फंक्शन कीज का डायरेक्ट कुछ उपयोग होता है। जैसे F1, जब भी हम F1 दबाएंगे तो वो हेल्प के लिए डायरेक्ट हेल्प डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर F2 प्रेस करते हैं तो कोई भी फाइल है, कोई भी जो भी है डॉक्यूमेंट जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, F2 प्रेस करने के बाद वो उसका रीनेम होने के लिए उसका डायलॉग बॉक्स खोले जाएगा, और F2 दबाकर हम कोई भी फाइल वगैरह जो भी कुछ भी है उसका नेम है उसको बदल सकते हैं। फिर F3 से जब भी F3 प्रेस करेंगे, जो भी हमारा फाइल वगैरह जो भी खुद रहा है उसके अंदर सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे हम कंप्यूटर में आसानी से कहीं से भी कोई भी फाइल को खोज सकते हैं। F4 का मतलब होता है रीडू, अर्थात जो भी हमने लास्ट कमांड दी है उसको रीडू, अर्थात वापस, जैसे मान लो हमने कुछ कमांड दी, जैसे मान लो हमने ABCD लिखा और फिर हमारा गलती से ये ABCD हमसे कट हो गया, तो अब दोबारा हमको ABCD टाइप ना करना पड़े, इसके लिए डायरेक्ट F4 दबाने से ये ABCD क्या हो जाएगा, वापस रीडू हो जाएगा। F5 हो गया रिफ्रेश के लिए, और हमारे पावर प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के लिए भी डायरेक्ट F5 की का यूज किया जाता है। और जो F12 की है उसका उपयोग सेव एज का मतलब हो गया, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, अब उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया और आप चाहते हैं कि उसको नए तरीके से सेव करें, और जो पुराने वाला डॉक्यूमेंट है उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, तो उसको नई जगह पर और उसी डॉक्यूमेंट को नई लोकेशन पर सेव करने के लिए F12 की दबा के उसको सेव किया जाता है। और जो बीच में F6 से लेके F7 तक की रहेगी उसका खास कोई उपयोग नहीं है। ये जो चीज़ है ये हमारे बिल्कुल याद रखनी है हमें। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली चीज़ में आती है हमारी न्यूमेरिक कीपैड की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज होती है, न्यूमेरिक कीपैड में 17 की होती हैं। 17 की कौन कौन सी, एक तो हो गई हमारी 0 से लेके 9 तक 10th की तो वो होगी, फिर हो गई प्लस की, माइनस की, गुणा की, भाग की। जैसे हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी 17 कीज होती हैं, देखते हैं। 0 से लेके 9 तक, ठीक है। फिर हो गई प्लस, माइनस, गुणा और भाग। फिर आ जाती है हमारी डॉट, फिर हमारी आ जाती है स्लैश, और एक आ जाता है हमारा नमलॉक। कितनी होगी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और जो की बच गई उसमें एक दो और रह गई है। जैसे एक हो गया डॉट हो गया, ये भी आ गया, पेज अप डाउन, एंड न्यूमेरिक कीपैड भी हो गया। इंटर की भी इसके अंदर शामिल होती है। इस प्रकार हमारे न्यूमेरिक कीबोर्ड में कुल 17 कीज होती है, और हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो हमारे दाएं हाथ की तरफ कीबोर्ड में नीचे की तरफ जो दाएं साइड में जो कीबोर्ड अलग से न्यूमेरिक के लिए कीबोर्ड दिया होता है उसको न्यूमेरिक कीबोर्ड है। यह कीबोर्ड पर दाएं तरफ स्थित होता है, जिसका उपयोग न्यूमेरिक वैल्यू को जल्दी इनपुट करने हेतु किया जाता है। जैसा कि हमने देखते हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर जो हमारी
UWRTY लाइन है उसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिक की होती है, परंतु उन कीज के ऊपर अलग अलग और फंक्शनल भी अलग अलग भी जो इनपुट वैल्यू वो भी दर्शाई होती है, तो उनको यूज करने के लिए हमें शिफ्ट की के साथ उनको यूज करना पड़ता है। तो अतः हमें जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको अगर जल्दी जल्दी इनपुट करना है तो हमारे पास अगर कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीबोर्ड है तो उसका यूज करने से हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर आगे न्यूमेरिक कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में काम में लेने हेतु नम लॉक का यूज भी किया जाता है। डायरेक्शनल एरो का क्या मतलब होगा? डायरेक्शनल एरो में अगर हमें जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसमें लेफ्ट राइट अप डाउन अगर काम में लेना है तो उसके अंदर हमारे न्यूमेरिक कीबोर्ड में एक नम लॉक नाम से की दी हुई है। अगर उसको ऑन करते हैं तो हमारे जो कीबोर्ड न्यूमेरिक कीबोर्ड में जैसे जिसमें 4, 2, 6 और 8 के ऊपर आप देखोगे तो कुछ तीर के निशान बने हुए हैं। जैसे 4, 2, 6 और 8 इसके ऊपर कुछ तीर के निशान बने हुए हैं। तो जैसे आप नम लॉक की को प्रेस करते हो तो ये सारे नेविगेशन कीज के निशान हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और उनको डायरेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब अगली कीज की बात करते हैं, एरो की या कर्सर कंट्रोल की या नेविगेशन की। ये की हमारे कीबोर्ड में कितनी होती है? 4 कीज होती हैं जो हमारे इंटर बटन के पास और न्यूमेरिक की बटन के बाईं साइड की तरफ होती है और जो जिनमें यह तीर के निशान बने हुए होते हैं और उनको नेविगेशन के लिए काम में लिया जाता है। फिर हमारे कीबोर्ड में अगली जो कीज आती है उनको बोलते हैं मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की, अर्थात एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। जो एल्टर, शिफ्ट और कंट्रोल जो भी तीनों कीज होते हैं उनको मॉडिफायर की होते हैं, क्योंकि इन की को अगर आप डायरेक्ट बिना किसी अन्य की के साथ दबाए बिना अगर कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो ये कीज हमारे किसी काम की नहीं है। इनके साथ जो भी की है ये मॉडिफाई है, मतलब किसी भी जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है उसको मॉडिफाई करने के लिए, जैसे आप एल्ट प्लस ए दबाओगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, उसी प्रकार शिफ्ट प्लस और कुछ भी दबाओगे तो सेलेक्ट होगा। अन्यथा आप अगर एल्ट और शिफ्ट और कंट्रोल में से कोई भी की प्रेस कर रहे हो तो वो कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करेगी या उसका कोई भी ऑप्शन ऊपर नहीं होगा उनसे। फिर अगली कीज की बात कर लेते हैं, टॉगल की, अर्थात जिन कीज की ऑन ऑफ वाली विशेषता होती है हमारे कीबोर्ड में कितनी होती है? 3 होती हैं। जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक का क्या काम है? जैसे आप कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ करोगे तो हमारे जो अल्फ़ाबेट है ABCD के वो या तो कैपिटल लेटर में चले जाएंगे या स्मॉल लेटर में चले गए। ठीक है, फिर आगे आता है नम लॉक। नम लॉक से जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था न्यूमेरिक कीबोर्ड में डायरेक्शन एरो को ऑन करने के लिए नम लॉक का यूज किया जाता है। फिर आता है सर्कल लॉक, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का उपयोग हमारी जो डेस्कटॉप है उसको अप डाउन स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल को लॉक या अनलॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक का यूज किया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं स्पेशल पर्पज की, अर्थात जिन कीज का उपयोग किसी स्पेशल या विशेष कार्य के लिए किया जाता है उन्हें स्पेशल पर्पज कीज कहा जाता है। उनमें सबसे पहली की है हमारी एस्केप की, जो हमारी कीबोर्ड के बाईं तरफ सबसे ऊपर कोने में दी हुई होती है। यह प्रोग्राम की दी गई अंतिम कमांड को रोकना। जैसे आप मान लो किसी कोई भी प्रोग्राम है उसको अगर आप एस्केप की प्रेस करोगे तो जहाँ भी है वो बिल्कुल हमारा बंद होकर और होम स्क्रीन पे हमारा कंप्यूटर आ जाता है। जैसे आप एस्केप इधर कोई भी प्रोग्राम कहीं भी चल रहा है उसके अंतिम कमांड को या तो रोक देता है या रद्द कर देता है। ठीक है, अगली की आती है हमारी टैब की। टैब की का उपयोग माउस कर्सर को जंप करवाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मान लो आप कुछ टाइप कर रहे हो, अब आपने यहाँ पे ए टाइप कर दिया, बी टाइप कर दिया, जैसे अब आपको नेक्स्ट बीच में स्पेस देना डायरेक्ट जाना तो आप स्पेस बार दबाए मैंने। अगर जैसे आप टैब की को यूज कर रहे हो तो जैसे मान लो ये हमारे लिखने के ऑप्शन है, फिर एक बार आपने की को प्रेस किया डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, फिर एक बार की को प्रेस किया डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप फिर एक बार कीज को यूज करते हो यहाँ ना कि डायरेक्ट वो यहाँ है, अर्थात एक बार अगर आप टैब की को प्रेस करते हो तो वो 0.5 इंच का आपको स्पेस बना के दे देती है, अर्थात 0.5 इंच माउस कर्सर है वो जंप कर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब अगली की है हमारी एल्ट प्लस, जो हमारी स्पेशल पर्पज की चल रही थी उनमें ही है हमारी एल्ट प्लस टैब। अगर हम एल्ट और टैब की को एक साथ प्रेस करते हैं, एल्ट और टैब की को अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो जो हमारा रनिंग प्रोग्राम है या जो लगातार जो हमारा जिस प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं उसके बीच में या मध्य में हम स्विच कर जाते हैं। ठीक है दोस्त, बीच में स्विच करने के लिए आप हमें एल्ट प्लस टैब की को प्रेस किया जाता है। फिर नेक्स्ट की आती है हमारी एंटर की। एंटर की को कमांड को अब जैसे हमने कुछ भी काम कर लिया उसको फिर ओके, हमारी साधारण भाषा में बोल दे तो ओके करने के लिए, ओके और उसको डन करने के लिए और उस कमांड को मतलब इनपुट करने के लास्ट फाइनल में एंटर की का उपयोग किया जाता है। इनपुट की मतलब अंतिम जो भी हमने अंतिम कमांड दी उसको पूर्ण करने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है। फिर आती है हमारी विंडो की। जैसा कि आप देखते हैं हमारे कीबोर्ड में ऐसे विंडो की निशान देखिए बनी हुई की होती है, उसको विंडो की कहा जाता है। विंडो की का क्या यूज है?
हमारी लैपटॉप या कीबोर्ड या माउस या कंप्यूटर में जो भी हमारा स्टार्ट मेन्यू को ऑन और ऑफ करने के लिए विंडो की का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी कीबोर्ड से संबंधित बातें, कीबोर्ड के बारे में। अब अगला हम पढ़ते हैं पॉइंटिंग या ड्रॉ डिवाइस, अर्थात जिन डिवाइस को पॉइंट करके या ड्रॉ करके काम में लिया जाता है उन्हें पॉइंटिंग या ड्रॉ डिवाइस करते हैं। जैसे यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आपका तात्पर्य हो जाएगा जो फोटो के रूप में, फोटो वगैरह चित्र वगैरह जो के रूप में जो भी हम इनपुट लेते हैं उन्हें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, में किया जाता है, जहाँ डेटा एवं निर्देशों को एक पॉइंटर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अब जैसे हमारा माउस है तो हमारे माउस का कर्सर चलता रहता था तो वो एक पॉइंट ही तो करता है किसी चीज़ को, तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंटर डिवाइस है वो। जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस के, जैसे हमारा माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, पेन हो गया, टच पैड हो गया और स्टाइलस जो हमारे पैनल में या मोबाइल के साथ जो एक पेन नुमा प्लास्टिक की आकृति होती है वो स्टाइलस होता है। टच पैड होता है हमारा जो लैपटॉप का जो माउस जो हम काम में लेते हैं उससे टच पैड, जो लैपटॉप का टच पैड होता है, जो लैपटॉप का माउस है उसे टच पैड कहा जाता है। लाइट पेन का आप जब तक मेरा मानना जहाँ तक आप सभी लोगों ने यूज़ किया, जैसे ही आप आरटीओ में जाते हैं तो आरटीओ में आप जहाँ पे आप कंप्यूटर में जो सिग्नेचर करके आते हैं जिस पेन का आप उपयोग करते हैं वो लाइट पेन होता है। जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए जो एक गियर नुमा जो आकृति आती है, जैसे आप देखते हैं कहीं पे गेम खेलने में वहाँ पे एक गियर सा लगा हुआ था, किसी भी गेम जैसे गेम पीसी में गियर लगा हो तो उस गियर का उसको क्या कहा जाता है, गियर जैसी आकृति होती है उसको कहते हैं जॉयस्टिक। फिर आता है ट्रैक बॉल, ये एक हमारे माउस के समान होते हैं जिसमें एक बीच में बॉल लगी होती है। आप इस बॉल को आप लेफ्ट राइट अप डाउन करके उसको डायरेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है, वो ट्रैक बॉल होती है। और माउस आप सभी जानते हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइस में हमारी पहली डिवाइस है माउस। ठीक है, माउस पढ़ते हैं। डगलस एनबर्ट द्वारा माउस को विकसित किया गया था। ये जो है डगलस माउस का इन्वेंशन करता है। ठीक है, माउस कंप्यूटर की सबसे प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है। आज के टाइम में हम कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं, या तो कीबोर्ड करते हैं या माउस करते हैं। तो कीबोर्ड तो हो गई इनपुट डिवाइस जो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस हो गई, और माउस हमारी है जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तथा माउस का उपयोग में लिए जाने वाले पॉइंटर को कर्सर कहा जाता है। अब जो हमारा माउस है, जैसे हम स्क्रीन पे माउस चल रहा है तो माउस के साथ साथ जो हमारे एक तीरनुमा जो निशान हमारे साथ माउस के साथ साथ वो चलता रहता है उसको कर्सर कहा जाता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में चलते हैं। आगे है माउस को एक समतल, माउस को हमने कंप्यूटर के साथ साथ देखा, माउस एक जिस सतह पर रखा होता है, जैसे एक चार कोण का बोल दिया आयताकार जो एक पैड रखा होता है उसे माउस पैड कहा जाता है। जैसे एक रबड़ का पैड या रबड़ का कपड़ा सा रखा होता है जिसे माउस पैड कहा जाता है। माउस की सहायता से किसी की भी कार्य, जैसे आप माउस की सहायता से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य क्या कहलाता है, क्लिकिंग करना। आप माउस की सहायता से क्या करते हैं, क्लिक ही तो करते हैं। तो माउस की सहायता से जो भी कार्य किया जाता है उसको क्लिकिंग कहा जाता है। एक माउस में सामान्यतः 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, मिडिल, राइट। और मिडिल जो बटन होता है वो स्क्रॉल बटन होता है, अर्थात घुमा के भी मिडिल बटन को यूज में लिया जाता है। बात कर लेते हैं माउस के बटन के बारे में। लेफ्ट बटन को कौन सा बटन बोला जाता है, लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन भी बोला जाता है। लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन भी कहा जाता है, अर्थात लेफ्ट बटन है वो कंप्यूटर में प्राइमरी बटन बोल दे या डिफॉल्ट बटन बोल देते हैं। जब लेफ्ट बटन को आप सिंगल क्लिक करते हैं तो जो भी आप ऑब्जेक्ट है, जो भी आप फाइल ले रखे वो एक बार में क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अर्थात जैसे भी आप माउस के कर्सर को किसी भी फाइल या जो भी है वो आपके डॉक्यूमेंट उस पर ले जाके अगर आप एक बार सिंगल क्लिक करते हैं तो वो फाइल सिलेक्ट हो जाता है। आप देखोगे जैसे आप करोगे तो उसके चारों तरफ एक अलग कलर की पट्टी बन जाती है। फिर अगर आप उसी फाइल या जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो वो ऑब्जेक्ट खुल जाता है। जैसे मान लो कोई फोल्डर, जैसे ये फोल्डर बना हुआ है, तो जैसे आप माउस के कर्सर को इस फोल्डर के ऊपर ले जाओगे तो इसके बैकग्राउंड में आप देखोगे एक धुंधली बैकग्राउंड में लो विजन के अंदर एक उसके चारों तरफ एक आकृति बन जाएगी। और जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, जैसे ये फोल्डर हो गया या जो भी फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। फिर माउस के जो मिडिल में जो बटन दिया जाता है उसको स्क्रॉल बटन कहते हैं, जिसको किस काम में लिया जाता है, नेविगेशन पर्पज के लिए था। जैसे आप कोई भी लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो आप माउस का बार बार सेलेक्ट ना करके आप जो बीच वाला बटन है उसको अगर आप अप डाउन ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो तो जो हमारी स्लाइड है वो ऊपर नीचे चलती रहती है। फिर आता है हमारा माउस का राइट बटन। जिस राइट बटन क्या काम है, सिलेक्ट की गई, जैसे मान लिया आपने कोई वस्तु या फाइल को सिलेक्ट कर ली, फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप राइट बटन क्लिक करोगे तो इस फाइल से संबंधित जितने भी ऑप्शन या
मेन्यू होंगे आपको वो ओपन हो जाएंगे। जैसे आपने किसी फाइल पे ले जाके लेफ्ट बटन क्लिक किया तो लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद आपने देखते हो आपकी कॉपी वगैरह, कॉपी कमांड आ जाएगी, कट, कॉपी, पेस्ट, सेंड वगैरह के बटन, ब्लूटूथ के बटन, प्रॉपर्टी, जो भी जितने भी कमांड ओपन होकर आते हैं उन सभी को इस फाइल क्या क्या कहा जाता है, ऑप्शन कहा जाता है। अर्थात राइट बटन को जब भी किसी फाइल या सेलेक्ट की गई वस्तु के साइड में क्लिक किया जाता है तो उसके वस्तु से संबंधित उसके मेन्यू या गुण धर्म को दर्शाता है। गुण धर्म से यहाँ तात्पर्य हो गया ऑप्शन से दर्शाता, ऑप्शन को दर्शाता है। अब माउस भी हमारे पुराने टाइम कई प्रकार के, जैसे मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में एक बॉल लगी हुई थी और उसमें सेंसर लगा हो तो उसके आधार पर वो माउस वर्क करता था। फिर हमारे जो आजकल हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल माउस, जैसे हमारा माउस है उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर एक रेड कलर की लाइट है वो ब्लिंक करती रहती है, तो वो क्या है, वो लेजर है। उसकी सहायता, लेजर या एलईडी सिग्नल है, उसकी सहायता से आज के टाइम में हमारे माउस काम में लिया जाता है। फिर आप वर्तमान में आप माउस देख रहे हो वायरलेस या कोर्डलेस या माउस है। कोर्डलेस भी वायर का ही दूसरा नाम है, वायरलेस माउस है। वो वायरलेस माउस किस पे काम करते हैं? वायरलेस माउस में आप देखते हो एक यूएसबी टाइप का, उसके साथ में छोटा उसका रिसीवर दिया होता है और एक माउस होता है। अब वो रिसीवर तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें लग जाता है और फिर बाद के अंदर हम माउस को बिना किसी तार के उसको काम में ले सकते हैं। अब वो जो रिसीवर है और जो माउस है वो किसके आधार पर कार्य करते हैं? जो रिसीवर और माउस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के ऊपर कार्य करते हैं, अर्थात रेडियो सिग्नल के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली नेक्स्ट लाइन में। अब आता है हमारा टच पैड। अब हमारे माउस की तरह टच पैड जो है वो माउस की तरह करती है, यह माउस की तरह ही कार्य करता है, परंतु इसका उपयोग लैपटॉप में किया जाता है। हमारे लैपटॉप में जो माउस कर्सर को उपयोग करने के लिए जो हमारा एक छोटा सा जो आयताकार बॉक्स बना होता है उसको क्या क्या कहा जाता है? टच पैड कहा जाता है। इसमें हम अपनी उंगली टच करके माउस के कर्सर को इधर से उधर कर सकते हैं। फिर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम खेलने हेतु किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जहाँ भी हम गेम खेलने के लिए किसी थिएटर वगैरह में कंप्यूटर से गेम खेलने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर के सामने एक गियर लगा होता है। हमारी जो गाड़ियों का गियर है उसके समान होता है, जिसको पकड़ के गेम प्ले किया जाता है, उसको जॉयस्टिक कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है ट्रैक बॉल। इसका उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग कार्य जैसे कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हेतु किया जाता है। ट्रैक बॉल क्या होता है? इसमें मतलब माउस के समान एक आकृति उसमें बॉल लगी हुई थी और तथा उसका उपयोग करके डिजाइनिंग कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा लाइट पेन। यह एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, अर्थात जो हमारा लाइट पेन है वो लाइट के ऊपर कार्य करता है, जिसकी आकृति पेन के समान होती है तथा इसका उपयोग ड्राइंग हेतु किया जाता है। ड्राइंग या जो भी चित्र वगैरह हमें बनाने होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब लाइट पेन का तो उपयोग आपने कभी न कभी एक बार सबने किया है। जब हम आरटीओ ऑफिस में जाते हैं हमारे लाइसेंस बनवाने के लिए, लाइसेंस वगैरह जो भी बनवाने के लिए जाते हैं तो हमसे जो वहाँ पे कंप्यूटर में साइन लिए जाते हैं तो हम जिस जिस भी डिवाइस की मदद से हम साइन करके आते हैं वो लाइट पेन ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा इसके लाइट पेन के बाद में हमारा अगला ऑप्शन है स्टाइलस। स्टाइलस तो आप सब जानते हैं जो हमारा पेन के समान एक आकृति है, जिससे स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटाइर और जो आजकल हमारी क्लास में जो स्मार्ट बोर्ड लगे हुए थे, जो हमारे टीचर हैं वो जिस पेन की मदद से हमारी उस स्लाइड के ऊपर लिखने का कार्य कर रहे हैं या डिस्प्ले पर लिखने का कार्य कर रहे हैं वो स्टाइलस कहलाता है। और इसका उपयोग स्मार्टफोन में, टैबलेट में और डिजिटाइजर आदि में इनपुट हेतु किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारी इनपुट डिवाइस आ गई स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है तथा एक स्कैनर टेक्स्ट तथा ग्राफिक दोनों को स्कैन कर रहता है। अब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने से क्या मतलब है? जैसे हम जाते हैं हमारे पास को हमारे जो रजिस्टर वगैरह है, अब हमें हमारे लैपटॉप में डलवाना है या कंप्यूटर में डलवाना, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले फ़ोटो खींचते हैं फिर उसको लैपटॉप पे उसमें डालते हुए क्या है, स्कैनर हो गया। जैसे हम फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं, हम हमारा जो रजिस्टर वगैरह होता है फिर वो उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में या तो हमारे कंप्यूटर में सेव करके दे देगा या हमें उसकी कॉपी निकाल देगा। अर्थात जो हमारा जो लिखित हमारे जो फिजिकल में रूप में हमारे पास जो लिखा हुआ जो डाटा है उसको कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। अर्थात और स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से जो हमारा हाथ से लिखे हुए वो और यह ग्राफिक्स दोनों प्रकार के, ग्राफिक्स से मतलब हो गया हमारे जो फोटो वगैरह या ड्राइंग वगैरह जो भी है उसकी वो सभी को स्कैन करके उनको सॉफ्ट कॉपी में बदला जा सकता है। अब टाइप ऑफ स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है फ्लैट बेड स्कैनर जो सिर्फ स्कैन ही करने का, जैसे हमने देखा होगा कहीं जो हमारे फोटो स्टूडियो उनमें एक स्कैनर रखा हुआ होता है जो बेड की तरह एक पड़ा हुआ स्कैनर होता है जो हमारे पेज जितना लंबा। फिर शीट फीड स्कैनर होता है जिसमें कंप्लीट शीट को रखकर फीड किया जाता है। हैंड होल्ड स्कैनर, ये मतलब जो स्कैनर हाथ की मदद से किया जाता है। और ड्रम स्कैनर जिनके अंदर पेज को रोल करके स्कैन किया जाता है। स्कैनर से संबंधित एक
फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, ADF, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, जो स्कैनर से संबंधित एक फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। ADF अर्थात ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। अब आगे चलते हैं डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट। अब डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट क्या है? हमने देखा है दोस्तों, एक टैबलेट के समान एक जो हमारा डिवाइस आता है उसके अंदर ड्राइंग या जो भी चित्र वगैरह जो भी बनाने के लिए ड्राइंग बनानी होती है, या जो भी फोटो वगैरह बनानी होती है, जो हाथ से काम में लेके बनाया जाते हैं, स्केच वगैरह जो आजकल डिजिटल रूप से बनाए जाते हैं, बनाने के लिए जो डिवाइस काम में लिए जाते हैं उसको डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट कहा जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः ड्राइंग तथा हैंड रिटन टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट है बायोमेट्रिक मशीन। मानव शरीर के किसी निशान को इनपुट करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का यूज किया जाता है। जैसे अब हमारे ऑफिस वगैरह जहाँ भी देख लो, हमारे अटेंडेंट्स के लिए जहाँ भी हम थंब या फिंगर प्रेस करते हैं तो वो क्या है? बायोमेट्रिक मशीन है। अब बायोमेट्रिक मशीन क्या है? फिंगर भी तो हमारे शरीर का एक निशान है, तो उसको ही तो इनपुट कर रहा था, तो उसको इनपुट करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी तो हमारी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम फोटो वगैरह के लिए किए थे, फोटो और वीडियो के लिए किया जाता है। अब किसी की फोटो या जो भी हमारे सामने जो कोई घटना हो रही है उसका वीडियो बनाकर हमें हमारे कंप्यूटर में या माउस इंटर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैमरा के माध्यम से हम उनको कैप्चर करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है माइक्रोफोन या माइक। टू रीड ऑडियो अर्थात हमारी जो वॉइस है उसको इनपुट करने के लिए माइक या माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। टू रीड ऑडियो अर्थात हमारी वॉइस को पढ़ने के लिए माइक या माइक्रोफोन का उपयोग है। इससे संबंधित एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखने है। SRS का मतलब है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। यह आपको याद रखने, फुल फॉर्म में इसको पूछा जा सकता है। अब आते हैं, अब हमने पॉइंटिंग के आधार पर डिवाइस को पढ़ लिया। अब इसके बाद में आते हैं डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइसेज, मतलब जहाँ से डेटा को डायरेक्ट ही इनपुट किया जाता है। यह एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर आधारित है, अर्थात ये जो डिवाइस है वो डिजिटल सिग्नल के ऊपर आधारित होते हैं जो 0 और 1 के ऊपर कार्य करते हैं। इन डिवाइस का उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पर डेटा को अत्यधिक मात्रा में इनपुट करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये वो डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर आधारित है और वो डायरेक्ट इंटर करते हैं। अब इन डिवाइस का कहाँ पर उपयोग होता है? जहाँ पर मतलब सर्वाधिक डेटा का उपयोग की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में डेटा को इनपुट करने की आवश्यकता है, वहाँ इनपुट का यूज किया जाता है। जैसे MICR, एग्जाम्पल ले लो MICR क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब MICR का यूज कहाँ किया जाता है? बैंक के क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में जैसे आप देखते हो हम कोई भी चेक लेके जाते हैं, आप उस चेक के अंदर जो हम देखते हैं उसमें काली काली जो पट्टियां बनी होती है वो क्या है? वो मैग्नेट से बनी हुई कुछ पट्टियां होती है, उनको सिर्फ MICR की मदद से ही रीड किया जाता था। तो चेक को वेरीफाई करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। फिर आता है BCR, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जैसे आप जानते हो, आप कोई भी दुकानदार या किसी बड़े स्टोर पर हम सामान लेने जाते हैं तो जैसे इस हमारे जो भी हम सामान खरीदते हैं उसके पैकिंग के पीछे जो लाइन के माध्यम से जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें बनी हुई होती हैं उनके क्या कहा जाता है? बारकोड कहा जाता है। और उनको स्कैन करके वो उसकी में बिल वगैरह बना के देता है। इस बारकोड में उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात OMR मशीन है। OMR मशीन से अब जो हम एग्जाम दे के आते हैं उसके जो डाटा होता है अत्यधिक मात्रा में डाटा, अगर OMR को व्यक्ति हाथ से चेक करने बैठ जाएगा तो आपको भी पता है उसको चेक करने पता। अब OMR मशीन है उसको अत्यधिक मात्रा में डाटा यूज करने के लिए यूज किया जाता है। OMR के एक स्पेशल कैरेक्टर या वर्ड को भी तो स्कैन करते हैं या स्पेशल निशान को स्कैन करके ही तो वो इनपुट प्रदान करता है। फिर आता है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स, जो आजकल हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए, फोन पे, गूगल पे, जो भी है। QR का मतलब हो गया क्विक रिस्पॉन्स। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अर्थात जो भी हमारे लिखा हुआ है उसको स्कैन करके और इनपुट में बदलने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारा अगला है MICR, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। MICR या हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। परीक्षा में रीडर भी दिया हुआ आ सकता है और रिकॉग्निशन भी दिया जा सकता है, दोनों ही सही है और दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। MICR का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा यही पूछताछ बैंकिंग इनमें से बैंकिंग क्षेत्र में यूज की जाने वाली डिवाइस कौन सी? आपको MICR दे देगा, OCR दे देगा, MBR वगैरह, OMR वगैरह दे देगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं है। MICR का उपयोग सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। जो हमारे चेक जो हम बैंक में लेके जाते हैं उनको वैलिड या उनके आइडेंटिफाई को वैलिड करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से चेक को प्रोसेस तथा वेरीफाई अर्थात चेक को वेरीफाई करने के लिए MICR का उपयोग करते हैं। फिर आती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, अर्थात जो हमारी OMR शीट है उसको रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर का।
इसका उपयोग मुख्यतः एक पृष्ठ पर अंकित, हम जैसे हमारी उमर शीट है तो वो क्या, उसके लिए पृष्ठ पर अंकित निशान हम क्या करते हैं, वहाँ पे निशान ही तो लगाए कहते हैं, गोले कार्यालय करते हैं, को पढ़ने के लिए तथा एक परीक्षार्थी के बहुत चयनात्मक अर्थात ऑप्शनल उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु इसका यूज किया जाता है। फिर आता है बीसीआर या बारकोड रीडर। इसका उपयोग मुख्यतः खुदरा विक्रेताओं द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से एक वस्तु पर बारकोड के रूप में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। अर्थात जो वस्तु है उसमें बारकोड के रूप में जो भी सूचना, इस बारकोड में वस्तु से संबंधित जो सूचना हो तो उसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग करता है, बीसीआर का उपयोग करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्यूआर या क्विक रिस्पॉन्स कोड या क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। इसका उपयोग मुख्यतः ग्राफिक्स कोड के रूप में संग्रहित डेटा या सूचनाओं को पढ़ने हेतु किया जाता है, अर्थात ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां तत्काल डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दुकानदार के पास जाओ, आप क्यूआर कोड को स्कैन करो और वो 10 मिनट के बाद में आपको उसका रिस्पॉन्स दे रहा है या 1 घंटे के बाद में रिस्पॉन्स दे रहा था। अब आप दुकानदार के पास जाते हो, सामान लेते हो, तो अब आपको उसको तुरंत पेमेंट करने के लिए तो जो आप कोड स्कैन करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो। अब क्यूआर कोड क्या है, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत वो रिस्पॉन्स करता है और तुरंत हमारा काम होता है, नहीं कोई प्रोसेसिंग आती है और नहीं कोई अन्य काम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर की फुल फॉर्म होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग मुख्यतः एक पृष्ठ पर उपलब्ध हस्तलिखित टेक्स्ट, अर्थात तो हमारी जो भी नोटबुक है, अब उसको पढ़कर कंप्यूटर में हमें प्रोसेस या एडिट करवाना, जैसे हमारा रजिस्टर हो गया, अब उसके ऊपर जो भी हमने लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर में एडिट करवाने के लिए जो काम में लेते हैं उसको किसके माध्यम से लेते हैं, ओसीआर के माध्यम से प्रोसेस डेटा या एडिट करने योग्य बनाने तो किया जाता है। जैसे हमारा रजिस्टर है, हमने इसमें जो कुछ भी लिख रखा है, अब उसके अंदर हम हाथ की बजाय कंप्यूटर से कुछ लिखना चाहते हैं, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसकी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको ओसीआर के माध्यम से उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम जो आउटपुट डिवाइसेज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।